तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करने से पहले भाई आपको बोलना चाहूंगा कि आपके जितने भी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर दो फटाक से, क्योंकि पिछले संडे Q&A नहीं हो पाया था एंड इस संडे भी नहीं हो पाएगा बिकॉज इस संडे एलिमिनेशन चेंबर है। तो इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन है आप आज ही डाल दो एंड आज हम लोग अपनी आखिरी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो Q&A वीडियो बेसिकली संडे की जगह आज ही आ जाएगी बिकॉज अगले संडे भाई अपना एलिमिनेशन चेंबर है एंड लास्ट संडे हो ही नहीं पाया। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी बातों को सेथ रॉलिंस से। बाय द वे Q&A के लिए #Q&A लगा देना। क्या सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एक्सेप्ट कर सकते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का ओपन चैलेंज रेसलमेनिया के लिए? देखो कहानी हो चुकी है रेसलमेनिया के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई मीन वियर्ड है इस साल का मेनिया काफ़ी, एंड ये मुझे लगता है हर साल ही होता है अलग अलग तरीके से। इस साल बहुत सारी इंजरीज हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है किस प्लान के साथ में आगे जाया जाए कैसे नहीं जाया जाए। टिकट सेल्स डाउन है, लेसनर के अपोनेंट का भी इनको नहीं पता है, लेसनर का अपोनेंट अभी तक फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, इसीलिए इन्होंने ये ओपन चैलेंज वाला एंगल लगा दिया है। अब अगर मान लो जो मिस्ट्री अटैकर वाला एंगल है, वो जो सेथ रॉलिंस के साथ में जो एंगल बना हुआ है फिलहाल, वो देख के ऐसा नहीं लगता तुमको कि अब वो इररिलेवेंट सा हो गया? क्योंकि मिस्ट्री अटैकर ब्रेकर पे अटैक कर रहा था, ब्रेकर इंजर्ड हो गए, ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हो गए, विजन तो ऑलमोस्ट खाली हो गई ना। तो जो मेन सेथ का कोर ग्रुप था जिसने उनके ऊपर टर्न किया था, ब्रेकर हो गए या ब्रॉन्सन रीड हो गए, वो दोनों इंजर्ड हैं। तो इनको ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल से इतना क्या ही लेना देना। तो ऐसे में सेथ अगर फ्री भी हो गए थे रेसलमेनिया से पहले तो वो क्या करेंगे मेनिया में? अब तो दोनों ही उनके अपोनेंट्स गायब हो गए। तो ऐसे में सेथ मोस्ट लाइकली अब अगर स्टिल रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे तो वो लेसनर के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। फिलहाल लेसनर जो हैं अभी वो एक तरीके से तुम देखो तो विजन का ही पार्ट है, मीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बोलो। वॉर गेम्स में भी इन लोगों के ही साइड थे, पॉल हेमन के साथ अभी भी हैं। तो मुझे लगता है कि सेथ को अगर बदला लेना है तो अब वो लेसनर के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर WWE वाले इनको मेनिया में डालना चाहते हैं तो। क्योंकि ये तो 70-80% कंफर्म हो ही गया था कि सेथ जो है वो मेनिया से पहले क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हो गई कि उनके जितने भी जो पॉसिबल अपोनेंट्स हो सकते थे वो बिजी हो गए, कुछ इंजर्ड हो गए। रोमन हो सकते थे तो रोमन भाई पंक के साथ में बिजी हो गए, ब्रेकर होने थे वो इंजर्ड हो गए, रीड हो सकते थे वो भी इंजर्ड हो गए। तो अब सेथ करे क्या? तो ऐसे में लेसनर ही अभी फिलहाल एक अपोनेंट दिख रहे हैं, उनके लिए भी कोई अपोनेंट नहीं है, सेथ के लिए भी कोई अपोनेंट नहीं है। सो दिस इज वेरी पॉसिबल कि आपको सेथ रॉलिंस शायद आने वाले टाइम में फेस करते हुए देखने को मिल सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। मुझे लगता है कि शायद रेसलमेनिया के ओपन चैलेंज में सेथ रॉलिंस ही एक्सेप्ट करने वाले हैं लेसनर का ये चैलेंज। तो क्या सेथ जीतेंगे या नहीं वो तो बाद में देखना होगा। आप लोग बताना कि आप चाहते हो कि सेथ एक्सेप्ट करे लेसनर का चैलेंज, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि कैरियन क्रॉस को लेकर। एंड अपेरेंटली कैरियन क्रॉस को WWE में लाने के लिए पॉल हेमन पुश कर रहे हैं। पॉल हेमन चाहते हैं कि कैरियन क्रॉस WWE के अंदर वापस आए। अपडेट निकल के सामने आई है कि पॉल हेमन इस चीज़ के लिए WWE को आइडियाज पिच कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा भाई, मुझे नहीं लगता कि कैरियन क्रॉस WWE में आ भी जाएंगे तो कोई ब्राइट फ्यूचर होगा। लास्ट टाइम भी उनको ट्रिपल एच लेके वापस आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वी ऑल्सो हमने देखा भाई कि चले नहीं। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चलते हैं। WWE में ना कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी बिल्कुल मेगा स्टार वाली, एक्चुअल वाली, वो एले नाइट वाले मेगा स्टार वाली नहीं, एक्चुअल मेगा स्टार्स वाली। उसमें रोमन रेंस, लेसनर, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, इस टाइप के सुपरस्टार्स आते हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो कभी आएंगे जाएंगे नहीं। उसके बाद एक कैटेगरी आती है मिड कार्डर्स की। उनको तुम कितना हाइप कर दो उनके थीम सॉन्ग के कारण या फिर उनके कैच फ्रेज के कारण, उनके प्रोमोस के कारण, कुछ भी कर दो, वो हो सकता है 2-3 महीने के लिए मेन इवेंट सीन में आ जाए, लेकिन घूम फिरा के वो मिड कार्ड में आ ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्मेलो हेस हो गए, इलिया ड्रैगनो को ले लो तुम, चाहे से जेउस हो, चाहे सुपरस्टार्स हो गए, ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है केटरिंग वाली। केटरिंग में आपको ओमस टाइप के सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं। लाइक वो टैलेंटेड हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है उनके अंदर, लेकिन WWE वाले बस उनको रेगुलरली यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो हर कुछ टाइम बाद केटरिंग में चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं कि ठीक है इसको साइड में रखो स्टोर रूम में। एंड उसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसके साथ WWE को कभी पता ही नहीं चलता कि इनको केटरिंग में रखा जाए या मिड कार्ड में रखा जाए या मेन इवेंट में डाला जाए। कभी उनको हाइप कर दिया जाता है, कभी बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाते हैं। उसी कैटेगरी में आते हैं कैरियन क्रॉस, उसी कैटेगरी में आते हैं एंड्राडे जैसे सुपरस्टार्स। कहने का मतलब है कि दिक्कत ये नहीं है कि आप मेन इवेंटर हो या फिर मिड कार्डर हो या फिर आप केटरिंग वाले हो। दिक्कत ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में रहो। WWE को पता तो रहे कि आप पे कितना स्पेंड करना है, कहां रखना है, लेकिन आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो पाओगे ना, तो देन WWE आपको रख ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि कैरियन क्रॉस हो गए, एंड्राडे हो गए या बडी मैथ्यूज हो गए, ये सुपरस्टार्स बहुत लंबे टाइम तक WWE में करियर नहीं बना पाते हैं। लेकिन पॉल हेमन फिर से पुश कर रहे हैं कैरियन क्रॉस को वापस लाने के लिए। तो मुझे नहीं पता भाई इनको WWE वाले लाना चाहेंगे या फिर नहीं, बट अभी लेटेस्ट अपडेट थी है तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट 1 द रॉक को लेके।
रॉक का स्टेटस क्या है इस साल के रेसलमेनिया के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली रॉक तो कॉन्वर्सेशन में थे ही नहीं, लेकिन ये रेसलमेनिया की टिकट सेल्स डाउन हुई तो भाई बातें आ गई, क्या पता टिकट सेल्स डाउन है, फिर से हैरी इमैनुअल कॉल कर दे रॉक को लास्ट ईयर की तरह। फिलहाल लगता नहीं है कि रॉक इस साल आने वाले हैं, पहले कि उनकी फिजिक अभी वो पहले वाली है नहीं। आपने देखा होगा रिसेंटली फोटोज आई थी कि वो काफ़ी अपना मसल मास लूज कर चुके हैं, तो इसलिए अभी वो आना भी नहीं चाहेंगे WWE रिंग के अंदर। एंड सेकंड थिंग कि अगर उनको अगले साल महीने में परफॉर्म करना ही है तो इस साल उनको लागे कोई फायदा है नहीं, ऐसा कोई एंगल दिख नहीं रहा है। एक एंगल पिच किया गया था कि रॉक आएंगे एंड रोमन को कॉस्ट कर देंगे, CM पंक रिटेन कर लेंगे। क्यों कॉस्ट करेंगे? बिकॉज रॉक अपसेट है अपेरेंटली रोमन रेंस से, बिकॉज रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में टाइटल हार गए थे। तो हालांकि ये तो फैन स्पेकुलेशन है, मुझे लगता नहीं है कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर बात करें पॉसिबिलिटी की तो आई थिंक 1 आउट ऑफ 100 की पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है। अभी के लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं है रेसलमेनिया 42 के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। WWE ने भाई लोग अभी तक एलिमिनेशन चेंबर का विनर डिसाइड नहीं किया है। एलिमिनेशन चेंबर बस इस संडे को होने वाला है, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 25 तारीख आज हो गया, 26, 27, 28, 1 मार्च को एलिमिनेशन चेंबर हमें देखने को मिलने वाला है। एंड चेंबर के लिए ऑलमोस्ट फील्डिंग सेट हो चुकी है, सुपरस्टार्स क्वालिफाई कर चुके हैं एंड फील्ड बिल्कुल डन है। तो ऐसे में लगता है कि WWE वाले सब कुछ डन कर चुके होंगे, लेकिन रियलिटी है कि WWE को पता नहीं है कि अभी इनको किसको जिताना है। 2-3 नेम्स डेफिनेटली फेवरेट हैं, सही बोलूं तो 2 ही नेम्स ज़्यादा फेवरेट हैं, एक रैंडी ऑर्टन, एक कोडी रोड्स, एक LA नाइट का नेम पीछे पीछे कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन चांसेस उनके काफ़ी कम है। लेकिन रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स में WWE वाले मेनली कंफ्यूज हैं कि अब क्या किया जाए, इन दोनों में किसको जिताया जाए आखिर एलिमिनेशन चेंबर। एंड ये अभी तक इन्होंने लॉक किया नहीं है। फैन रिएक्शन देखेंगे तो भाई कोडी रोड्स का ये सोच भी नहीं सकते हैं। एंड अगर इनको रैंडी ऑर्टन का सोचना है तो फिर इनको ये भी समझना होगा कि अगर रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर जीत के मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे तो फिर कोडी जेकब को डालने का क्या मतलब बनता है? इन लोगों ने तो अपॉर्चुनिटी अर्न करी नहीं। तो ऐसे में WWE वाले फंस से गए। मैंने पहले ही बोला था कि कोडी रोड्स को क्वालिफाई करा के इन लोगों ने अपने आप को एक कॉर्नर में बुक कर लिया है। कोडी नहीं क्वालिफाई होते तो सब कुछ सही था, लेकिन कोडी के क्वालिफाई होने से सिचुएशन इतनी बेकार हो गई कि कोई भी जीते सिचुएशन खराब ही होगी। सेम होगा अगर लेसनर एंड LA नाइट का मैच होता है तो। फिलहाल अभी देख के लगता तो नहीं है कि WWE वालों ने डिसाइड किया है कि एलिमिनेशन चेंबर का विनर कौन होने वाला है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोग किसको जीतते हुए देखना चाहोगे एलिमिनेशन चेंबर 2026। मैं तो चाहूंगा कि रैंडी ऑर्टन जीते एंड मैं चाहूंगा कि रैंडी ऑर्टन ड्रू का एक सिंगल्स मैच हो, बाकी लोग इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये तो बिल्कुल इंपॉसिबल है। रैंडी ऑर्टन का जीतना स्टिल पॉसिबल है, लेकिन इनका सिंगल्स मैच हो वो तो इंपॉसिबल ही है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एक्चुअली एक मेजर अपडेट है, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि NXT स्टैंड एंड डिलीवर को लेके। स्टैंड एंड डिलीवर को मैं इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज ये NXT का साल का सबसे बिगेस्ट इवेंट होता है, आप ऐसा कह सकते हो। रेसलमेनिया वीकेंड में होता था, ये रेसलमेनिया वीक में होता था, नॉट एक्चुअली वीकेंड। लेकिन अब इस साल भाई इन्होंने शेड्यूल चेंज किया है। NXT स्टैंड एंड डिलीवर 2026 इस बार रेसलमेनिया वीक में नहीं होगा एंड ये हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है। NXT स्टैंड एंड डिलीवर होने वाला है 4 अप्रैल को एंड ये होने वाला है सेंट लुइस मिजोरी से, यानी कि ये रेसलमेनिया से कुछ हफ्ते पहले होने वाला है। रेसलमेनिया 18-19 अप्रैल को है एंड अभी ये 4 अप्रैल को होगा, यानी कि रेसलमेनिया से 2 हफ्ते पहले आपको स्टैंड एंड डिलीवर देखने को मिलेगा। पहले रेसलमेनिया वीक इतना ज़्यादा स्टैक्ड होता था ना भाई, लाइक मंडे नाइट रॉ, फिर उसी के बीच में स्मैकडाउन, उसी बीच में स्टैंड एंड डिलीवर, बाकी अलग अलग फेस्टिविटीज भी, रेसलमेनिया का किक ऑफ भी, हॉल ऑफ फेम भी, उसके बाद रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 भी। तो ऐसे में WWE वाले बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब इन्होंने इस साल स्टैंड एंड डिलीवर को 2 हफ्ते पहले डाल दिया, यानी कि 4 अप्रैल को यहाँ पे NXT के कुछ सबसे मैसिव मैचेस होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये एक मेजर ब्रेकिंग अपडेट थी, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। बाकी अभी के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।